जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग के फिर से शुरू कर रहे हैं लोग जो खान सर का पॉकेट जीके, जिसमें हम लोग ये मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे थे लोग। तो आज से हम लोग फिर इस वीडियो में कवर करेंगे। पिछले वीडियो में जहाँ तक छूटा था वहाँ से तो हम लोग पढ़े थे लोग पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट के बारे में देखते हैं लोग कि पूना पैक्ट यह यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। और यह कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था। और ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पूना पैक्ट किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य समझौता हुआ था, जिसे हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 ईस्वी को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस से शामिल नहीं हुई थी? तो यह तृतीय गोलमेज जो सम्मेलन था उसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। उसके बाद है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। कांग्रेस से सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 ईस्वी में हुआ था। और किन्होंने किया था? तो मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण और एस.एम. जोशी के द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। उसके बाद है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 3 मई 1939 ईस्वी को हुआ था। और किसने किया था इसका गठन? तो सुभाष चंद्र बोस ने इसका गठन किया था। उसके बाद है मुक्ति दिवस से 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था मुक्ति दिवस। और यह किसने मनाया था? तो मुस्लिम लीग से संबंधित है और मुस्लिम लीग ने ही मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? तो 24 मार्च 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में मुस्लिमों द्वारा मांग की गई थी। किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। अध्यक्ष कौन थे इसके अगस्त प्रस्ताव के? तो लिनिथको इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद देखते हैं लोग क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्टफर्ड क्रिप्स हुआ। 2 अन्य सदस्य भी थे, जो कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। उसके बाद है भारत छोड़ो प्रस्ताव। तो अगला टॉपिक हम लोग का भारत छोड़ो प्रस्ताव है। थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए हम कंटिन्यू वीडियो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमको वीडियो में बिना साउंड का ही चाहिए होता है। साउंड से थोड़ा भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे भारत छोड़ो प्रस्ताव। इसको हम लोग अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। और यह कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। महात्मा गांधी के नेतृत्व में वह प्रस्तावक अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ये तो सब कुछ जानता है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। लेकिन अगर पूछ दे कि प्रस्तावक कौन थे, तो प्रस्तावक के रूप में हम लोग देखते हैं लोग अब्दुल कलाम आज़ाद को। उसके बाद है शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला सम्मेलन हुआ था। इसमें क्या हुआ था? तो सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हिमाचल प्रदेश में हुआ था। क्या हुआ था? इस सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उसके बाद है नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1946 ईस्वी को यह विद्रोह हुआ था। नौसेना के सैनिकों द्वारा बम्बई में किया गया था। और यह विद्रोह कहाँ किया गया था? तो बम्बई में किया गया था। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब आया था? तो 15 मार्च 1946 ईस्वी को भारत को स्वतंत्रता की घोषणा बताई गई थी। इसमें क्या बताया गया था कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को आता है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आता है। और इसमें 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस होते हैं। और 2 अन्य सदस्य होते हैं। दूसरे होते हैं स्टफर्ड क्रिप्स और तीसरा कौन होता है? ए.बी. अलेक्जेंडर। इसमें क्या हुआ था कि संविधान सभा का गठन का प्रावधान रखा गया था। संविधान मतलब कि इससे मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा। उसके बाद है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया था। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को क्या मनाया गया था? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था। कोलकाता में मुस्लिम लीग द्वारा। यह कहाँ मनाया गया था? तो कोलकाता में मनाया गया था। और किसके द्वारा? तो मुस्लिम लीग के द्वारा यह मनाया गया था। अंतरिम सरकार की स्थापना
उसके बाद है अंतरिम सरकार की स्थापना। अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को की गई थी, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। और यह अंतरिम सरकार की स्थापना किसने किया था? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। माउंटबेटन योजना कब आया था? तो 3 जून 1947 को आया था। और माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत के विभाजन की घोषणा वायसराय माउंटबेटन ने की थी। किसने की थी? तो माउंटबेटन ने भारत का विभाजन किया था। स्वतंत्रता की प्राप्ति, हम लोग का जो भारत देश है वो कब स्वतंत्र हो गया? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हो गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा मिली। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। इसमें जब भारत हम लोग का जब गणतंत्र बना तो उसमें प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कौन नामित हुए थे? तो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में हमारे राजेंद्र प्रसाद बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भूदान आंदोलन कब हुआ था? तो 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को भूदान आंदोलन हुआ था। और किसने किया था? तो इसकी शुरुआत किसने किया था? तो पोचमपल्ली नलगोंडा, यह कहाँ के रहने वाले थे? तो तेलंगाना से संबंधित थे। इन्होंने ही भूदान आंदोलन की शुरुआत किया था। उसके बाद हम लोग का टॉपिक है भारत के महान शहीद, मतलब कि भारत में जो भी हस्ती शहीद हुए हैं उनके बारे में देखते हैं लोग। तो उनके बारे में पहले स्थान पे हैं खुदीराम बोस से संबंधित घटनाएं को देखते हैं लोग। इनके द्वारा सेशन जज किंग्सफोर्ड की कार पर बम वर्ष 1908 में फेंका गया था। खुदीराम बोस के द्वारा जो सेशन जज थे किंग्सफोर्ड के कार पर बम इन्होंने कब फेंका था? तो 1908 ईस्वी में फेंका था, जिस कारण वैनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिए गए। इनको कहाँ पे गिरफ्तार किया गया था? तो वैनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था। इनको फांसी की सज़ा 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दी गई थी। इनको फांसी की सज़ा कब दी गई थी? तो 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दी गई थी। दूसरे थे उधम सिंह। इनसे संबंधित घटनाएं को देखते हैं लोग कि इन्होंने क्या किया था? तो सर माइकल ओडायर को मार्च 1940 में गोली मारी, जिसके कारण इनको गिरफ्तार किया गया था। माइकल ओडायर को गोली किसने मारी थी? तो उधम सिंह ने मारी थी। और कब मारी थी? तो 1940 ईस्वी में मारी थी। और इनको फांसी 31 जुलाई, इनको फांसी कब हुई थी? तो 31 जुलाई 1940 ईस्वी को दी गई थी। उसके बाद देखते हैं लोग अशफाकुल्ला खान। इनको 19 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस में गिरफ्तार किया गया था। यह जो काकोरी कांड हम लोग पीछे पढ़े हैं लोग, उसके संबंधित थे। उनमें उनके ऊपर यह डकैती का केस लगाया गया था और इसी केस के तहत इनको 19 अगस्त 1925 को गिरफ्तार किया गया था। और इनको फांसी कब हुआ था? तो इनको फांसी 18 दिसंबर 1927 ईस्वी को इनको फांसी दी गई थी। अशफाकुल्ला खान को फांसी कब दी गई थी? तो 18 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी दी गई थी। अगला है भगत सिंह। अगला कौन थे हमारे? तो भगत सिंह इनको सैंडर्स की मौत व 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण गिरफ्तार किया गया था। भगत सिंह को क्यों गिरफ्तार किया गया था? तो सैंडर्स की मौत के साजिश से इन्होंने ही, ऐसा अंग्रेज मानते थे कि सैंडर्स की मौत का जिम्मेदार यही थे, इसलिए। और 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण भी इन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो इनको फांसी कब हुई थी? तो सैंडर्स की हत्या के लिए मौत की सज़ा मिली। सैंडर्स की हत्या के लिए इन्हें क्या मिला? मौत की सज़ा मिला। और 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी के फंदे पर शहीद हो गए। अगला है सुखदेव। अगला नाम है सुखदेव। सैंडर्स के मौत के कारण 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को गिरफ्तार किए गए थे। फांसी की सज़ा इनको कब हुई थी? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह के साथ दी गई थी। इनको फांसी किसके साथ दी गई थी? तो भगत सिंह के साथ ही इनको भी फांसी दी गई थी। बटू केशवर दत्त केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण गिरफ्तार हुए थे। यानी कि तीनों लोगों ने ही केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। कौन कौन? सुखदेव, बटू केशवर दत्त और भगत सिंह केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण गिरफ्तार किए गए थे। इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। इन्हें कौन सी सज़ा मिली थी? तो आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। अगला नाम है चंद्रशेखर आज़ाद।
काकोरी डाक गाड़ी की डकैती के कारण इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 30,000 रुपये की इनाम की घोषणा की गई थी। इनको पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कितने रुपये का इनाम रखा था? तो 30,000 रुपये का इनाम रखा था। वर्तमान में प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 ईस्वी को शहीद हो गए थे। इन्होंने अपने खुद की बंदूक से खुद को गोली मार ली थी ताकि यह अंग्रेज़ों की गोली से ना मरे। उसके बाद है मास्टर अमीचंद। इनको वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की मौत के आरोप में फरवरी 1914 में गिरफ्तार किया गया था। इनको किसके मौत के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के मौत के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इनको चार साथियों के साथ 8 मई 1915 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई। अगला नाम है अवध बिहारी बोस। इनको लाहौर बम कांड व दिल्ली षड्यंत्र केस में फरवरी 1914 में गिरफ्तार किया गया। इनको क्यों गिरफ्तार किया गया था? तो लाहौर बम कांड व दिल्ली षड्यंत्र केस के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। और कब किया गया था? तो 1914 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। इनको फांसी की सज़ा 8 मई 1915 ईस्वी को दी गई थी। कब दी गई थी? 8 मई 1915 ईस्वी को। दामोदर चापेकर के बारे में देखते हैं लोग। प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स की हत्या के मामले में जून 1897 में इनके भाइयों के साथ इनको गिरफ्तार किया गया था। इनके भाइयों के साथ गिरफ्तार किया गया था। और क्यों किया गया था? तो प्लेग कमिश्नर कौन थे? तो रैंड। और लेफ्टिनेंट कौन था? तो एयर्स की हत्या के मामले में इनको गिरफ्तार किया गया था। दामोदर चापेकर को 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को और वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 ईस्वी को व बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 ईस्वी को फांसी दी गई थी। यानी कि ये तीनों भाई थे। दामोदर चापेकर, वासुदेव चापेकर और बालकृष्ण चापेकर तीनों भाई थे और इनको फांसी की सज़ा हुई थी। उसके बाद है मदन लाल ढींगरा। कर्नल विलियम कर्जनवाइली की हत्या के कारण जुलाई 1909 ईस्वी में गिरफ्तार किए गए। किसके आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया था? तो कर्नल विलियम कर्जनवाइली की हत्या के आरोप में। इनको फांसी की सज़ा कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1909 ईस्वी को इनको फांसी की सज़ा दी गई। अगला नाम है राजगुरु। ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। सांडर्स की हत्या के कारण दिसंबर 1929 को पूना से गिरफ्तार किए गए। ये कहाँ से गिरफ्तार किए गए थे? तो पूना से गिरफ्तार किए गए थे। इनको सुखदेव व भगत सिंह के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इनको किसके साथ फांसी दी गई थी? तो सुखदेव व भगत सिंह के साथ ही इनको फांसी दी गई थी। अगला नाम देखते हैं लोग वासुदेव बलवंत फड़के। इनको अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र सेना बनाने के कारण 21 जुलाई 1879 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया। कब इनको गिरफ्तार किया गया था? 1879 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया। इनको काले पानी की सज़ा मिली थी। इनको क्या मिली थी? तो काले पानी की सज़ा मिली थी तथा इनके द्वारा आमरण अनशन से 17 फरवरी 1883 में अपने प्राण त्याग दिए। अगला नाम आता है करतार सिंह सराबा। इनको लाहौर सैनिक षड्यंत्र व गदर पार्टी में होने के कारण गिरफ्तार किया गया था। इनको क्यों गिरफ्तार किया गया था? तो लाहौर सैनिक षड्यंत्र में शामिल थे और गदर पार्टी में होने के कारण इनको गिरफ्तार किया गया था। और इनको फांसी की सज़ा 16 नवंबर 1915 ईस्वी को दी गई थी। कब दी गई थी? 16 नवंबर 1915 ईस्वी को। अगला नाम आता है राजेंद्र लाहिड़ी। ये भी नाम इम्पोर्टेंट है। इनको काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड व दक्षिणेश्वर बम कांड में गिरफ्तार किया गया और इनको फांसी की सज़ा 17 दिसंबर। इनको फांसी की सज़ा कब हुई थी? तो 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को हुई थी। अगला नाम देखते हैं लोग। अगला नाम आता है अनंत कान्हरे। इनको जैक्सन हत्याकांड के कारण गिरफ्तार किया गया था और इनको फांसी की सज़ा 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को दी गई थी। कब दी गई थी? तो 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में
इन्होंने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर जापानी सेना के सहयोग से अधिकार किया। कहाँ पे अधिकार किया था? तो अंडमान और निकोबार द्वीप को जापानी सेना की मदद से अधिकार कर लिया। आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार सिंगापुर के अंदर 21 अक्टूबर 1943 को स्थापित की थी। वह इस इम्फाल क्षेत्र में वर्ष 1944 में प्रवेश किया। इन्होंने इम्फाल क्षेत्र में कब प्रवेश किया था? तो 1944 में प्रवेश किया था। इनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को माना जाता है। इनकी मृत्यु एक रहस्य के रूप में भी माना जाता है, लेकिन अभी तक के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि इनकी दुर्घटना हवाई दुर्घटना में ही हुई थी। तो हम लोग को क्वेश्चन से मतलब है कि इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 18 अगस्त 1945 को। अगला नाम आता है विष्णु गणेश पिंगल। विष्णु गणेश पिंगल, इनको देखते हैं लोग। इनको विस्फोटक बमों के साथ 23 मार्च 1915 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया और इनको फांसी की सज़ा 17 नवंबर 1915 को दी गई थी। कब दी गई थी? तो 17 नवंबर 1915 ईस्वी को। अगला नाम आता है ब्रजकिशोर चक्रवर्ती। अगला नाम किनका आता है? तो ब्रजकिशोर चक्रवर्ती का आता है। इनको 2 सितंबर 1933 को जिला मजिस्ट्रेट वर्ज मिदनापुर पर गोली चलाने के कारण गिरफ्तार किया गया। इनको फांसी की सज़ा 26 अक्टूबर 1934 ईस्वी को दी गई। कुशाल कुँवर, अगला नाम आता है कुशाल कुँवर। इनको ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को 9 अक्टूबर 1947 को पटरी से उतारने के संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। इनको सिर्फ संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार किया गया था और इनको फांसी की सज़ा 16 जून 1943 ईस्वी को दी गई। आसित्य भट्टाचार्य, इनको हबीबगंज डकैती व हत्या के मामले में 13 मार्च 1933 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया और इनको फांसी की सज़ा 2 जुलाई 1934 को दी गई थी। इनको फांसी की सज़ा कब दी गई थी? तो 2 जुलाई 1934 को दी गई थी। अगला नाम के रूप में हम लोग देखते हैं जगन्नाथ शिंदे। इनको सोलापुर थाने के हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इनको क्यों गिरफ्तार किया गया था? तो इनको सोलापुर थाने के हमले के आरोप में इनको फांसी की सज़ा कब दी थी? तो 12 जनवरी 1931 ईस्वी को इनको फांसी की सज़ा दी गई। अगला नाम आता है हरिकिशन। इनको पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में, किसके आरोप में? तो पंजाब के गवर्नर पर इन्होंने गोली चलाई थी, उसके आरोप में 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को गिरफ्तार किए गए और इनको फांसी की सज़ा 9 जून 1931 ईस्वी को दी गई। अगला नाम आता है सूर्यसेन। ये भी नाम इंपॉर्टेंट है सूर्यसेन और इन्हें मास्टर दा के रूप में जाना जाता है, यानी कि इनका अन्य नाम मास्टर दा भी है। इनको ब्रिटिश शस्त्रागार चटगांव, ये इंपॉर्टेंट है। चटगांव शस्त्रागार से बार बार क्वेश्चन बनता है कि चटगांव शस्त्रागार को किसने लूटा था? तो सूर्यसेन ने ही लूटा था। इनको ब्रिटिश शस्त्रागार चटगांव पर आक्रमण के कारण 18 अप्रैल 1930 को गिरफ्तार किया गया और इनको फांसी की सज़ा 12 जनवरी 1934 ईस्वी को दी गई। अगला नाम आता है लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के विरोध के कारण 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाठीचार्ज के शिकार हुए थे और लाठीचार्ज के कारण ही इनकी मृत्यु हो गई। अब देखते हैं हम लोग का 14वां लेसन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन व नारे। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। और करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। आराम हराम है यह किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हे राम का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने ही दिया था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने कहा था। जय जगत विनोबा भावे ने यह नारा दिया था जय जगत का। कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह नारा था कि कर मत दो। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण का है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा यह किसने कहा था? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जनगणमन अधिनायक जय हो रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था।
साम्राज्यवाद का नाश हो, यह किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था कि साम्राज्यवाद का नाश हो। अगला नारा है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसका वचन है? यह नारा है तो रामप्रसाद बिस्मिल का। रामप्रसाद बिस्मिल ने ही कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किसने कहा था? तो इकबाल महोदय ने कहा था। किसने कहा था? इकबाल महोदय ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। साइमन कमीशन वापस जाओ, यह किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। हु लिव्स इफ़ इंडिया डिवाइज, हु लिव्स इफ़ इंडिया डिवाइज, यह किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत के कील साबित होगी, यह किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने यह कहा था कि जब इन पे लाठीचार्ज हुआ था तो उसी पे यह नारा दिया था इन्होंने, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत के कील साबित होगी। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, यह किसने कहा था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, यह किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। सत्य और अहिंसा का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। हिंदुस्तान, यह किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था हिंदुस्तान। राष्ट्रीयता एक धर्म है, राष्ट्रीयता क्या है? एक धर्म है, यह किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने कहा था। दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर पूजा है, यह किसने कहा था? तो विवेकानंद ने यह कहा था। किसने कहा था? विवेकानंद। ब्रिटिश काल के कुछ एक्ट को देखते हैं हम लोग कि उसके बारे में क्या है और उसकी स्थापना कब हुआ था। तो पहला एक्ट है ब्रिटिश काल का पुलिस अधिनियम। ब्रिटिश काल का पुलिस अधिनियम, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो यह अधिनियम 1922 ईस्वी में आया था। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कब आया था? तो 1923 ईस्वी में आया था। इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट, यह 1926 में आया था। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट यह कब आया था? तो 1936 ईस्वी में आया था। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट कब आया था? तो 1936 ईस्वी में आया था। बॉम्बे ट्रेड्स डिस्प्यूट्स एक्ट कब आया था? तो 1938 ईस्वी में आया था। ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट कब आया था? तो 1929 ईस्वी में आया था। अवध किराया कानून कब आया था? तो 1921 में अवध किराना कानून को लाया गया था। अगला हम लोग का आगरा काश्तकारी अधिनियम। यह अधिनियम 1926 में आया था। बम्बई लघु संपत्ति धारक राहत अधिनियम, इस अधिनियम को 1938 ईस्वी में लाया गया था। यूपी काश्तकारी अधिनियम 1939 ईस्वी में आया था। सेंट्रल प्रोविजेंस लैंड एलिएशन एक्ट 1916 ईस्वी में आया था। छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट कब आया था? तो 1908 ईस्वी में। नॉर्थ ईस्ट प्रोविसेज लैंड एविनेशन एक्ट कब आया था? तो 1904 ईस्वी में आया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में आया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब आया था? तो 1900 ईस्वी में आया था। डेक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 ईस्वी में आया था। डेक्कन कृषि राहत अधिनियम कब लाया गया था? तो 1879 ईस्वी में इसे लाया गया था। अगला टॉपिक हम लोग का कर्जन के कार्यकाल में गठित आयोग, यानी कि जो लॉर्ड कर्जन था उसके कार्यकाल में कौन कौन से आयोगों का गठन किया गया था। तो पहला था अकाल आयोग। अकाल आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में। अकाल आयोग की स्थापना 1900 ईस्वी में किया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर एंथोनी मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष पद पर थे। सिंचाई आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष पद पर सर कॉलिन एस्कॉट मॉनक्रीफ इसके अध्यक्ष थे। अगला है रेलवे सुधार आयोग। रेलवे सुधार आयोग की स्थापना 1901 ईस्वी में की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो टॉमस रॉबर्टसन थे।
अगला है पुलिस आयोग। पुलिस आयोग की स्थापना 1902 ईस्वी में की गई थी। पुलिस आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1902 ईस्वी में की गई थी और इसके अध्यक्ष सर एंड्रयू फ्रेजर थे। अगला है विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 ईस्वी में की गई थी और सर थॉमस रेले इसके अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए थे। अगला टॉपिक हम लोग का कि प्रमुख किसान संगठन। ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है हम लोगों का ये लास्ट चल रहा है, क्योंकि इसमें से अब जो भी आएगा सब इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आएगा, यानी कि डाटाबेस क्वेश्चन आएंगे। तो प्रमुख किसान संगठन देखते हैं लोग। कृषक लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1870 से और 71 के बीच में इसकी स्थापना हुआ था। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। संयुक्त एसोसिएशन गंटूर, इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। संयुक्त प्रांत किसान संघ, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। आंध्र रैयत एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में की गई थी। अगला देखते हैं लोग, संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना 1918 ईस्वी में हुई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में। कृषक संघ मलाबार, यह कहाँ पे? मलाबार में कृषक संगम, इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। पंजाब किसान समिति की स्थापना 1937 में हुई थी। अगला टॉपिक है कि क्रांतिकारियों पर चलाए गए कुछ प्रसिद्ध मुकदमे। क्या हैं? कुछ प्रसिद्ध मुकदमे हैं। तो पहला क्या है मुकदमा? नासिक षड्यंत्र केस। नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या के बाद इस मुकदमा को चलाया गया था। और यह कब हुआ था? तो यह घटना कब हुआ था? तो 1909 ईस्वी का यह घटना है। क्रांतिकारी कौन थे? तो अनंत लक्ष्मण कन्हारे और सावरकर बंधु थे। दूसरा मुकदमा है अलीपुर षड्यंत्र केस। मणिक ताला बम कारखाने पर छापा मारने के बाद 1908, यह घटना कब की है? तो 1908 की है। घोष बंधु यानी कि अरविंद घोष और वारिंद्र घोष इसके क्रांतिकारी नेता थे। दिल्ली षड्यंत्र केस लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के बाद 1912 ईस्वी में यह मुकदमा चलाया गया था। और इसमें कौन कौन से क्रांतिकारी थे? तो अवध बिहारी, अमीर चंद्र, लाला मुकुंद, वसंत कुमार। लाहौर षड्यंत्र केस में सैंडर्स हत्या के बाद इस मुकदमा को चलाया गया था लाहौर षड्यंत्र केस के बाद। और यह कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्रांतिकारी कौन से थे? तो भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु थे। पेशावर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 1922 से लेकर 1923 ईस्वी के बीच में हुआ था। और इसके क्रांतिकारी कौन थे? तो साम्यवादी नेता थे। कानपुर षड्यंत्र केस 1924 ईस्वी में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में हुआ था। और साम्यवादी नेता मानवेंद्र नाथ राय, डांगे, गुलाम अहमद आदि इसके क्रांतिकारी थे। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 ईस्वी में हुआ था और 21 साम्यवादी नेता एवं 3 ब्रिटिश नागरिक थे। अगला है बनारस षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1915 ईस्वी से लेकर 14 फरवरी 1916 ईस्वी तक के चला था। और इसके क्रांतिकारी कौन थे? तो सचिंद्र सन्याल इसके क्रांतिकारी थे। अब है 19 नंबर पार्ट, स्वाधीनता संघर्ष से जुड़ी हुई क्रांतिकारी आतंकवाद की कुछ प्रमुख घटनाएं। तो इससे घटना देखते हैं लोग। पहला घटना क्या है? कमिश्नर रेड एवं एयरस्ट हत्याकांड। यह कब हुआ था? तो 1897 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। और क्रांतिकारी के रूप में चापेकर बंधु थे। क्रांतिकारी कौन थे? चापेकर बंधु। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? और कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर। और किसने किया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। पूर्व काल के गवर्नर फुल्लर की हत्या का प्रयास 1906 ईस्वी की घटना है और बंगाल में हुआ था। वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त इसके क्रांतिकारी थे। जैक्सन हत्याकांड कब हुआ था? तो जैक्सन हत्याकांड 1909 ईस्वी में नासिक में हुआ था। अनंत कन्हारे इसके क्रांतिकारी थे। करजन वायली हत्याकांड कब हुआ था? तो 1909 ईस्वी लंदन में हुआ था और इसके क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा थे। कौन था? तो मदन लाल ढींगरा। आस्य हत्याकांड कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो तिरुवेनेलवेली
और इसके क्रांतिकारी वांची अय्यर थे। इसके क्रांतिकारी कौन थे? वांची अय्यर। वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास। वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में दिल्ली हुआ था। रास बिहारी बोस और बसंत कुमार इसके क्रांतिकारी थे। काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 1925 ईस्वी। और कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन लाल राजेंद्र लाहिड़ी इसके क्रांतिकारी थे। सैंडर्स हत्याकांड। सैंडर्स हत्याकांड यह 1928 ईस्वी में कब हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद इसके क्रांतिकारी नेता थे। केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट। केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। और इसके क्रांतिकारी कौन थे? तो भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त। चटगांव शस्त्रागार डकैती। चटगांव शस्त्रागार डकैती 1930 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे? तो चटगांव में हुआ था। और इसके क्रांतिकारी कौन थे? तो मास्टर सूर्य सेन थे। कोमिला के जिलाधिकारी स्टीवन की हत्या। कोमिला के जिलाधिकारी स्टीवन की हत्या 1931 ईस्वी में कोमिला में होती है। और सुनीता चौधरी और शांति घोष इसके क्रांतिकारी होते हैं। डायर हत्याकांड 1940 ईस्वी लंदन में होती है। और यह इसके क्रांतिकारी कौन थे? तो उधम सिंह। उसके बाद देखते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले 4 अध्यक्ष क्रमशः भारतीय, ईसाई, पारसी, मुस्लिम और अंग्रेज थे। सन 1889 ईस्वी के बम्बई अधिवेशन में प्रथम बार 6 महिलाओं ने भाग लिया था। बम्बई अधिवेशन में कितने महिलाओं ने भाग लिया था? तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 6 महिलाओं ने भाग लिया था। और यह कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में यह अधिवेशन हुआ था। और उन 6 महिलाओं का नाम देखते हैं लोग। कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली, पंडिता रामाबाई, रामाबाई रनाडे, विद्यागिरी नीलकंठ, श्रीमती निकम्ब। उसके बाद है स्वर्ण कुमारी घोषाल। सन 1890 ईस्वी में हुए कलकत्ता अधिवेशन को कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला स्नातक ने संबोधित किया, जो कांग्रेस के किसी अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला थी। यानी कि सन 1890 में जो कादम्बिनी गांगुली थी वह भारत की प्रथम महिला स्नातक थी। और जो कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था उसमें संबोधित किया था उस अधिवेशन को, जो कांग्रेस के किसी अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला थी। कौन थी? पहली महिला थी। राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में 5 विदेशी अध्यक्ष। कौन कौन से 5 विदेशी अध्यक्ष हुए थे? तो जॉर्ज यूल 1888 ईस्वी में, इलाहाबाद विलियम्स वेडरबर्न 1889 ईस्वी में, बम्बई 1910 ईस्वी, इलाहाबाद कब हुआ था? तो इलाहाबाद अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी, मद्रास अधिवेशन में सर हेनरी कॉटन 1904 ईस्वी में, बम्बई अधिवेशन एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में, कलकत्ता। उसके बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1899 ईस्वी में और फिर 1920 ईस्वी में बना। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बोल दिया है। कांग्रेस का पहला, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का पहला संविधान कब बना था? तो 1899 ईस्वी में और फिर 1920 ईस्वी में बना था। 1919 ईस्वी में हुए अमृतसर अधिवेशन में गांधी जी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान बनाने हेतु एनसी केलकर एवं IB सेन को चुना था। पहली बार 1930 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के आयोजनों का क्रम टूट गया, क्योंकि 1930 ईस्वी में सविनय अयोग्य आंदोलन के कारण कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। 1885 ईस्वी से लेकर 1929 ईस्वी तक कांग्रेस के सभी अधिवेशन दिसंबर महीने में हुए। 1931 के अधिवेशन से यह क्रम जारी नहीं रह सका। अगला टॉपिक है 1935 ईस्वी में और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 से 45 ईस्वी के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने व पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। ये तीनों 3 बार अध्यक्ष बने थे। दादाभाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने बार अध्यक्ष बने थे? तो 3 बार। फैजपुर अधिवेशन 1936 ईस्वी में हुआ था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा की। और 1940 ईस्वी के रामगढ़ अधिवेशन में क्रांतिकारी समाजवादी फैजपुर अधिवेशन 1936 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा की।
और 1940 ईस्वी के रामगढ़ अधिवेशन में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। यहाँ तक के हम लोग के कवर करते हैं लोग। उसके बाद फिर से दूसरा वीडियो बनेगा जिसमें कांग्रेस के अधिवेशन को कवर किया जाएगा। कांग्रेस का अधिवेशन, पहला अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में, और बम्बई में हुआ था। और इसके अध्यक्षता किसने की थी? पहला अधिवेशन कांग्रेस का, तो इसके अध्यक्षता बोयमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और इसमें क्या हुआ था? तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और यह प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। इसमें जो अध्यक्षता किए थे बोयमेश चंद्र बनर्जी, वो क्या थे? प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। दूसरा अधिवेशन कब होता है? तो 1886 ईस्वी में कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन होता है। और इसके अध्यक्षता किसने किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। कुल 436 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। राष्ट्रीय कांग्रेस व सुरेंद्रनाथ बनर्जी की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ था। इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ था। पहला पारसी अध्यक्ष, ये क्या थे? दादा भाई नौरोजी। तो यह पारसी थे और यह पहला पारसी अध्यक्ष थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस का? कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो बोयमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि पहला पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा देखते हैं लोग कि तीसरा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो यह 1887 ईस्वी में हुआ था। 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। कहाँ पे? मद्रास में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। किसने किया था? बदरुद्दीन तैयब जी ने, पहला मुस्लिम अध्यक्ष। ये कौन थे? तो पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे और सर्वप्रथम देसी भाषाओं में भाषण दिए थे और इन्होंने देसी भाषाओं में भाषण दिया था। चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में होता है और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल करते हैं। यह कौन थे? तो यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। पहली बार कांग्रेस का संविधान निर्मित इसी में हुआ था। चौथा अधिवेशन में ही कांग्रेस का संविधान निर्मित हुआ था। पांचवा अधिवेशन कब होता है? तो पांचवा अधिवेशन 1889 ईस्वी में होता है। कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन 1889 ईस्वी में बम्बई में होता है। सर विलियम बेडरबन इसकी अध्यक्षता करते हैं और मताधिकार की आयु 21 वर्ष इसमें तय की जाती है। मताधिकार की आयु कितने वर्ष तय की जाती है? तो 21 वर्ष। किस अधिवेशन में? तो पांचवा अधिवेशन में। छठा अधिवेशन 1890 ईस्वी में होता है और यह कलकत्ता में होता है। छठा अधिवेशन कहाँ होता है? तो कलकत्ता में। सर फिरोज शाह मेहता इसकी अध्यक्षता करते हैं। भारत की प्रथम स्नातक महिला कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया। सरकारी कर्मचारियों के कांग्रेस अधिवेशनों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसमें सरकारी कर्मचारी भाग नहीं ले सकते थे। सातवां अधिवेशन देखते हैं। सातवां अधिवेशन 1891 ईस्वी में नागपुर में होता है। कहाँ पे? नागपुर में होता है और इसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू करते हैं। कौन करता है इसकी अध्यक्षता? तो पी आनंद चार्लू। कांग्रेस के नाम से राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। कांग्रेस के नाम में क्या जोड़ा गया? राष्ट्रीय शब्द इस अधिवेशन में जोड़ा गया। कांग्रेस का संविधान पारित हुआ और प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो पी आनंद चार्लू थे। कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन बने थे? तो वह पी आनंद चार्लू थे। उसके बाद आठवां अधिवेशन देखते हैं लोग। आठवां अधिवेशन 1892 ईस्वी में होता है और यह इलाहाबाद में होता है और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बोयमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नौवां अधिवेशन है 1893 ईस्वी लाहौर में होता है। कहाँ पे? लाहौर में होता है और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की है। सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित करने की मांग की गई। इससे अधिवेशन में जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है वह भारत में आयोजित करने की मांग की गई थी। 10वां अधिवेशन 1894 ईस्वी मद्रास में होता है और अल्फ्रेड वेब इसकी अध्यक्षता करते हैं। वेब ब्रिटिश संसद के आयरिश सदस्य थे। ये कौन थे? तो आयरिश सदस्य थे। 11वां अधिवेशन 1895 ईस्वी में होता है और यह पूना में होता है। कहाँ पे होता है? तो पूना में होता है और इसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी कलकत्ता में होता है। 12वां अधिवेशन कहाँ होता है? तो 1896 ईस्वी कलकत्ता में होता है। रहमतुल्लाह सयानी इसकी अध्यक्षता करते हैं। वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? तो यह 12वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। धन के बहिर्गमन सिद्धांत को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। किस सिद्धांत को? तो धन के
बहिर्गमन सिद्धांत को आधिकारिक रूप में स्वीकार किया गया। 13वां अधिवेशन 1897 ईस्वी में होता है अमरावती में। कहाँ पे होता है? अमरावती में। और सी शंकरन नायर इसकी अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद है 14वां अधिवेशन। 14वां अधिवेशन कहाँ होता है? तो 1898 ईस्वी में मद्रास में होता है। आनंद मोहन दास इसकी अध्यक्षता करते हैं। 15वां अधिवेशन 1899 ईस्वी में लखनऊ में होता है। 1899 ईस्वी लखनऊ में होता है। रमेश चंद्र दत्त इसकी अध्यक्षता करते हैं। अस्थायी बंदोबस्त संपूर्ण भारत में लागू करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अस्थायी बंदोबस्त पूरे भारत में लागू करने के संबंध में प्रस्ताव पारित हुआ था। किस अधिवेशन में? तो 1899 का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसमें। 16वां अधिवेशन 1900 ईस्वी में लाहौर में होता है। 16वां अधिवेशन कहाँ होता है? तो लाहौर में। एनजी चंद्रवरकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। 17वां अधिवेशन 1901 ईस्वी कलकत्ता में होता है। दिनसा इदुलजी वाचा इसकी अध्यक्षता करते हैं। गांधी जी पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था 1901 ईस्वी में, उसमें शामिल हुए थे। 18वां अधिवेशन 1902 ईस्वी में अहमदाबाद में होता है, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी करते हैं। उसके बाद है 19वां अधिवेशन 1903 ईस्वी मद्रास में होता है। लालमोहन घोष इसकी अध्यक्षता करते हैं। 20वां अधिवेशन 1904 ईस्वी बम्बई में होता है। सर हेनरी कॉटन इसकी अध्यक्षता करते हैं। 21वां अधिवेशन 1905 ईस्वी बनारस में होता है। गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकार किया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अंगीकार किया गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1905 का जो अधिवेशन हुआ था उसी में। सॉरी, ये गलती से हम संविधान संशोधन बोल दे रहे हैं, बट ये अधिवेशन होगा। स्वशासन कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया। स्वशासन, इसमें और एक काम क्या किया गया? तो स्वशासन कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया। 22वां अधिवेशन 1906 ईस्वी में होता है। 22वां अधिवेशन कब होता है? तो 1906 ईस्वी कलकत्ता में होता है। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। स्वराज शब्द प्रथम बार प्रयोग इसी अधिवेशन में हुआ था। स्वराज शब्द का प्रयोग इसी अधिवेशन में हुआ था। स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया। 23वां अधिवेशन 1907 ईस्वी सूरत में होता है। 23वां अधिवेशन कहाँ होता है? तो 1907 ईस्वी सूरत में होता है। और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने। कांग्रेस का विभाजन इसी में होता है। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में किया जाता है? तो 1907 का सूरत अधिवेशन में। अंग्रेज नेवल्स में भी भाग लिया था। 24वां अधिवेशन 1908 ईस्वी मद्रास में होता है। इसमें भी रास बिहारी घोष ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने। सूरत अधिवेशन स्थगित होने की वजह से 23वां अधिवेशन ही मद्रास में दोबारा हुआ था। उसके बाद है 25वां अधिवेशन 1909 ईस्वी लाहौर में होता है। और इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो मदन मोहन मालवीय। 26वां अधिवेशन 1910 ईस्वी इलाहाबाद में होता है। और इसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की थी। विलियम वेडरबर्न एकमात्र अंग्रेज थे जिन्होंने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सा अंग्रेज था जो 2 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो कौन हो जाएगा? विलियम वेडरबर्न। 27वां अधिवेशन 1911 ईस्वी कलकत्ता में होता है। और बिशन रायनधर इसकी अध्यक्षता करते हैं। पहली बार टैगोर द्वारा लिखित राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था 1911 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जो राष्ट्रगान लिखे थे जन गण मन, उसको किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बिशन नारायण धर ने। 28वां अधिवेशन 1912 ईस्वी बांकीपुर में होता है। आर.एन. माधोलकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। और इसी में ही कांग्रेस के पिता किसको घोषित किया गया? A.O. ह्यूम को। उसके बाद है 29वां अधिवेशन 1913 ईस्वी में होता है कराची में। कहाँ पे? कराची में। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने किया था। ये अपनी माँ की तरफ से टीपू सुल्तान के वंशज थे। ये किसके वंशज थे? तो टीपू सुल्तान के वंशज थे। उसके बाद है 30वां अधिवेशन 1914 ईस्वी मद्रास में होता है। भूपेंद्र नाथ बसु इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो भूपेंद्र नाथ बसु ने।
अब हम लोग देखते हैं लोग 31वां अधिवेशन। 31वां अधिवेशन 1915 ईस्वी बम्बई में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता किया था। 32वां अधिवेशन 1916 ईस्वी लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के गरम दल व नरम दल में समझौता हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में समझौता किससे? कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था। तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसी में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में समझौता हुआ था। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ पैक्ट कांग्रेस द्वारा पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकृति भी मिली थी। 33वां अधिवेशन 1917 ईस्वी कलकत्ता में होता है। श्रीमती एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता करती हैं। कौन करता है? श्रीमती एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता करती हैं। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस से की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा कि कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। विशेष अधिवेशन, अब देखते हैं विशेष अधिवेशन 1918 बम्बई में होता है। हसन इमाम इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो हसन इमाम। कांग्रेस का दूसरा विभाजन इसी में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन कहाँ हुआ था? तो जो विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 बम्बई में, उसमें हुआ था। 34वां अधिवेशन 1918 ईस्वी दिल्ली में होता है और इसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरमपंथियों द्वारा कांग्रेस का त्याग तथा बनर्जी द्वारा लिबरल फेडरेशन का गठन विजय सिंह पथिक भी शामिल हुए थे। इसमें कौन शामिल हुआ था? तो विजय सिंह पथिक भी शामिल हुए थे। 35वां अधिवेशन 1919 अमृतसर में होता है और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। इसमें खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया जाएगा, इसका निर्णय लिया गया। तिलक का अंतिम अधिवेशन था। यह तिलक का क्या था? अंतिम अधिवेशन था, यानी कि बाल गंगाधर तिलक इससे अधिवेशन में अंतिम बार शामिल हुए थे। 36वां अधिवेशन 1920 में होता है और कहाँ पे? नागपुर में होता है। सी वी राघवाचार्य इसकी अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस का नया संविधान बना जिसमें अहिंसक व उचित तरीकों से स्वराज प्राप्ति को लक्ष्य बनाया गया। कांग्रेस नागपुर अधिवेशन के बाद वास्तविक जनाधार वाली पार्टी बनी। पहली बार रियासतों के प्रति नीति घोषित की गई। उसके बाद संख्या की दृष्टि से कांग्रेस का सबसे बड़ा अधिवेशन था। यह संख्या की दृष्टि से कांग्रेस का क्या था? सबसे बड़ा अधिवेशन था। मताधिकार की आयु कितनी रखी गई, यानी कि वोट देने की आयु इसमें 21 से 18 तक घटा दी गई। फिर देखते हैं विशेष अधिवेशन 1920 में होता है कलकत्ता में और लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता करते हैं। 37वां अधिवेशन 1921 अहमदाबाद में होता है। हकीम अजमल खान इसकी अध्यक्षता करते हैं। कौन इसका अध्यक्षता करता है? तो हकीम अजमल खान। वास्तविक अध्यक्ष तो सी आर दास थे। वास्तविक अध्यक्ष कौन था? तो सी आर दास थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। 38वां अधिवेशन 1922 ईस्वी गया में होता है और इसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो देशबंधु चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी की स्थापना इसी अधिवेशन में हुआ था। 39वां अधिवेशन 1923 ईस्वी काकीनाडा में होता है। कहाँ पे होता है? काकीनाडा में। मौलाना मोहम्मद अली इसकी अध्यक्षता करते हैं। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना इसमें की जाती है। किसकी? खादी बोर्ड की स्थापना की जाती है। विशेष अधिवेशन 1923 ईस्वी दिल्ली में होता है। अब्दुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद करते हैं। सबसे युवा अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आज़ाद। क्या थे? सबसे युवा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 40वां अधिवेशन 1924 ईस्वी बेलगांव में होता है। कहाँ पे? बेलगांव में होता है 1924 में और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी केवल बेलगांव सम्मेलन में ही अध्यक्ष बने। अस्पृश्यता से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ था। इसमें क्या हुआ था? अस्पृश्यता से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। 41वां अधिवेशन 1925 ईस्वी कानपुर में होता है और इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू करती हैं। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। यह क्या थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। 42वां अधिवेशन 1926 ईस्वी गुवाहाटी में होता है और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो एस श्रीनिवास अयंगर। पहली बार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। 43वां अधिवेशन 1927 ईस्वी मद्रास में होता है। डॉक्टर एम ए अंसारी इसकी अध्यक्षता करते हैं। स्वतंत्रता का प्रस्ताव भी पारित इसी में हुआ था।
44वां अधिवेशन 1928 ईस्वी कलकत्ता में होता है और इसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू करते हैं। युवा कांग्रेस का गठन इसमें होता है। 45वां अधिवेशन 1929 लाहौर में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। 45वां अधिवेशन 1929 ईस्वी में होता है लाहौर में और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था इसमें क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। सविनय अयोध्या आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति, भारत को विदेश नीति की घोषणा। 46वां अधिवेशन 1931 ईस्वी कराची में होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। गांधी इरविन समझौता, ये भी इंपॉर्टेंट है कि गांधी इरविन समझौता किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1931 का कराची अधिवेशन में हुआ था। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। दिल्ली समझौता का अनुमोदन, मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों को स्वीकृति मिली थी इसमें। उसके बाद है 47वां अधिवेशन 1932 ईस्वी में होता है। 47वां अधिवेशन कब होता है? 1932 ईस्वी में। अमृत रणछोड़ दास सेठ इसकी अध्यक्षता करते हैं। मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण 1932 और 33 में क्रमशः रणछोड़ दास व श्रीमती एन सेनगुप्ता अध्यक्ष बने। 48वां अधिवेशन 1933 ईस्वी कलकत्ता में होता है। श्रीमती नीलली सेनगुप्ता इसकी अध्यक्षता करते हैं। कौन करता है? श्रीमती नीलली सेनगुप्ता। 49वां अधिवेशन 1934 ईस्वी बम्बई में होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना इसमें होती है। कांग्रेस किसकी स्थापना होती है? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की। 50वां अधिवेशन 1936 ईस्वी लखनऊ में होता है। 50वां अधिवेशन 1936 ईस्वी कहाँ पे होता है? लखनऊ में होता है। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया व समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या की। 1935 ईस्वी के अधिनियम को अस्वीकार किया गया। 51वां अधिवेशन 1937 ईस्वी फैजपुर में होता है और इसके अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन था। यह क्या था? कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन था। कांग्रेस का स्वर्ण जयंती अधिवेशन भी इसे कहा जाता है। 52वां अधिवेशन 1938 ईस्वी हरिपुरा में होता है और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। देशी रियासतों के बारे में कांग्रेस की नीति की घोषणा, देशी रियासतों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का भी गठन किया गया। 53वां अधिवेशन 1939 ईस्वी में होता है। 53वां अधिवेशन कब होता है? तो 1939 ईस्वी कहाँ पे? त्रिपुरी में। और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। गांधी से विवाद के बाद बोस ने इस्तीफा दिया व शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष रहे। 54वां अधिवेशन रामगढ़ 1940 ईस्वी में होता है। अब्दुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता की थी। किसने की थी इसकी अध्यक्षता? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव इसमें पारित हुआ था। क्या हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव। 1946 ईस्वी तक मौलाना आज़ाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जुलाई 1946 से लेकर नवंबर 1946 तक कुछ समय के लिए जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का अध्यक्ष रहे। 55वां अधिवेशन 1946 मेरठ में होता है। आचार्य JB कृपलानी इसकी अध्यक्षता करते हैं। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। 56वां अधिवेशन 1948 ईस्वी जयपुर में होता है। B पट्टाभी सीतारमैया इसकी अध्यक्षता करते हैं। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कौन था? तो 56वां था 1948 में। और कहाँ होता है? तो जयपुर में इसकी बैठक होती है। 57वां अधिवेशन 1950 नासिक में होता है। पुरुषोत्तम दास टंडन इसकी अध्यक्षता करते हैं। नोट देखते हैं लोग। नोट में क्या है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अब हम लोग का अगला टॉपिक है उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता यानी कि सरदार की उपाधि किसे मिला था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। किसे मिला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और कौन दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था। उसके बाद है राष्ट्रपिता गांधी जी को कहा जाता है और इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही इन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को मिला था। और किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी जी को मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह उपाधि दिया था। स्वामी विवेकानंद को उपाधि मिला था। और किसने दिया था? तो महाराजा खेतड़ी ने इनको यह उपाधि दी थी।
देश रत्न या अजातशत्रु, देश रत्न या अजातशत्रु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। और किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजातशत्रु की उपाधि दिए थे। गुरुदेव उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी। और किसके द्वारा मिली थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही कहा जाता है। और यह उपाधि एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को दिया था। राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को मिली थी। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से संबोधित किया था।